तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अलीदीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। तो फाइनली हम अंतिम पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। आपका जो उत्तराखंड पेपर 2 है जो चल रहा है शाम के टाइम, उसके सिर्फ दो टॉपिक आपके रह गए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज हम शिक्षा देखने वाले हैं, आज और कल, क्योंकि शिक्षा एक बड़ा व्यापक आपका सब्जेक्ट है, इसमें एक टॉपिक बेसिकली है, तो जिसे आपको देखना है। ठीक है, तो आपका शिक्षा आपका बचा हुआ था, ठीक है, और स्वास्थ्य आपको बचा हुआ था जी। तो इन दोनों को हम आज प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं ये, ठीक है। ऊपर के जो टॉपिक है वो नीचे भी आपका शिक्षा स्वास्थ्य का सेगमेंट है, उससे भी हम देखेंगे यहाँ से कि मानव संसाधन के विकास, ये कल हम देखेंगे। आज जो शिक्षा का जनरल चीज़ हमें देखनी है वो हम देखेंगे, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, ठीक है, किस तरीके से हमें देखनी है। और कल वाले सेगमेंट में हम जो आपका बाकी पोर्शन है इसका शिक्षा का संबंधित, इन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सीधा आप यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। आपको किस तरीके से समझना है कि उत्तराखंड राज्य में शिक्षा को समझना है, ठीक है। एक मिनट बस, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, जब एजुकेशन है उत्तराखंड में, सबसे पहले आपको जाना है सीधा सीधा प्राथमिक शिक्षा की ओर, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा को बताना है कि भाई प्राथमिक शिक्षा है वो किसी भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिक आपकी सीढ़ी है, आपकी नींव है। और भारत में आप देखोगे तो शिक्षा का अधिकार जो आपका हो गया अधिनियम 2009 के द्वारा क्या है, वो आपका लागू है। और उसके होने के बाद क्या आपका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और जो अनिवार्य शिक्षा है वो आपका एक मौलिक अधिकार बन गया है, ठीक है। और जैसे आपका क्या है, प्रारंभिक शिक्षा यानी कि एलिमेंट्री आपका जो एजुकेशन है उसे है बोला जाता है, ठीक है। तो इसे आपको जानते रहना, ठीक है। तो आपको बेसिक बात है पता ही होगा। अब उत्तराखंड की जब बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड जैसे आपको जो पहाड़ी राज्य है बेसिकली, ठीक है, जो आपका पहाड़ी राज्य आपका है, जो ग्रामीण बहुल राज्य बेसिकली है, उसमें जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी चुनौतियां जो है मुख्य रूप से क्या है, आपकी जो भौगोलिक विषमता आपकी है, आपका जो पलायन है, इनसे बेसिकली वो कनेक्टेड है, ठीक है। और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्या आपके सुधार के प्रयास आपके जारी है। तो एक इंट्रो के रूप में आप प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आप बोल सकते हो, ठीक है। इतना आपको थोड़ा सा जानते रहना, ठीक है। अच्छा, ये डेटा में नीचे लिखा है, ठीक है। तो पहला डेटा आपका देखते हैं, फिर ऊपर आ जाओगे, मैंने उल्टा थोड़ा लिख दिया, ठीक है। तो अगर, एक मिनट, ये माध्यमिक शिक्षा का लिखा है मैंने, प्राथमिक शिक्षा का, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो पहले वही देखते हैं, हमको छोड़ो, कहाँ गया हो, जी, कि प्राथमिक शिक्षा का जो डेटा आप समझो। अगर 22-23 तक हम देखें तो आपके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो आप बोलोगे तो आपके लगभग 13,923 तो आपके सरकारी स्कूल हैं, प्राथमिक शिक्षा के स्तर की बात कर रहा हूँ मैं। और आपके 3,971 के यहाँ के प्राइवेट स्कूल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप बोलोगे जो आपके गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जो कुल आपके लड़के हैं वो कितना हो जाएगा आपका, 2,33,309 आपके मिलेंगे, ठीक है। आपकी गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2,39,353 आपको मिल जाएगी। टोटल आपके बच्चे हैं प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आपको देखने को मिलेंगे 4,72,662 किस में, गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। अगर आप सरकार उसमें प्राइवेट में आएंगे तो आपके 2,41,848 बच्चे लगभग आप मानोगे तो आपके लड़के हैं, और 1,92,498 बेसिकली क्या आपकी लड़कियां हैं। टोटल आपका हो जाएगा 4,34,346 किसमें, प्राइवेट में। तो आप ये नंबर देखो भाई, जो नंबर ऑफ स्कूल कितना है गवर्नमेंट का, लगभग 14,000 स्कूल हैं गवर्नमेंट के, और प्राइवेट के हैं सिर्फ 4,000। अब गवर्नमेंट स्कूल 14,000 के आसपास होने के बाद भी आपके बच्चे कितने हैं, कुल 4,72,000 हैं। और यहाँ आप देखो भाई, सिर्फ बेसिकली 4,000 आपके स्कूल हैं प्राइवेट के, और उसमें भी आगे कितने, 4,34,000, 4.5 लाख बच्चे आस में उसमें भी है। तो लगभग लगभग सेम ही तो है। तो इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका जो सरकारी स्कूल के बच्चे वहाँ पे कम है, क्योंकि वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस स्तर की नहीं है। तो आज के टाइम पे महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए तो सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो इसलिए आपका वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, समझो। और जो फीस का जाल है उसमें फंसते जा रहे हैं। तो अगर इस तरह की शिक्षा अगर आप सरकारी स्कूल में आप देते हो तो जेन्युइन सी बात है, जो बच्चे यहाँ हैं वो यहाँ आएंगे, क्योंकि कम फीस में उन्हें अच्छी बेहतर आपको शिक्षा मिलेगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप मेल टीचर की बात करो, फीमेल टीचर की बात करो, तो अगर आप मेल टीचर की बात करो सरकारी में तो आपके लगभग 16,424 हैं, और फीमेल टीचर आपकी लगभग 14,503 है। कुल आपके 30,927 आप यानी कि कुल 31,000 आपके टीचर हैं सरकारी स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल की बात करो तो इसमें भी आप देखो भाई कि आपका लगभग 7,740 आपके मेल टीचर हैं, और आपका जो
22,144 बेसिकली आपके क्या फीमेल टीचर हैं। ठीक है, समझ रहे हो। टोटल आपको कितना हो जाएगा, 2,98,000, सॉरी 2,98,000 नहीं, 29,888, यानी कि ये भी आपका एवरेज उतना ही आ रहा है 30,000 के आसपास। तो यहाँ भी समझो आप कि यहाँ पे जो है किस तरीके से टीचर्स भी आपको कम स्कूल में आपके अच्छे टीचर आपके मतलब एक नंबर ऑफ टीचर भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है, जबकि सरकारी स्कूल में 14,000 स्कूल होने के बाद भी आपके इतने टीचर हैं, इसमें कम स्कूल होने के बाद इतने टीचर हैं। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आपको इतना थोड़ा सा आपको जानते रहना है। अब ऊपर आओ बेसिकली कि भाई जो प्राथमिक शिक्षा आपने देख लिया, अब इसमें सुधार हेतु प्रयास क्या किए गए सरकार के द्वारा। तो पहला पढ़ोगे समग्र शिक्षा अभियान को। अब इस पर इंडिविजुअल आपका सवाल बन सकता है कि समग्र शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हो, तो इन्हें आपको अच्छे से भी पढ़ के जाना है। ठीक है, तो समग्र शिक्षा अभियान आप बोलोगे कि एक इंटीग्रेटेड स्कीम भाई है, एक एकीकृत योजना आपकी है, जिसे आपका स्कूल जो आपका शिक्षा क्षेत्र के लिए आपका जो अप्रैल 18 में आपका शुरू किया गया था। ठीक है, और ये योजना आपकी जो पूर्व विद्यालय आपकी जो थी, उसके पूर्व विद्यालय से लेकर 12वीं कक्षा तक, यानी कि प्री स्कूल टू आपका सीनियर सेकेंडरी तक के एक शिक्षकों के बेसिकली शामिल अपने आप में करती है। ठीक है, और इसमें आप देखोगे इसमें पूर्व की जो 3 योजनाएं आपकी थी, जैसे आपका जो सर्व शिक्षा अभियान था, सर्व शिक्षा अभियान आपका हो गया, जो आपका रमसा हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय आपका जो माध्यमिक शिक्षा अभियान आपका हो गया। ठीक है, और आपका जो शिक्षा बेसिकली हो गया, जो टीचिंग एजुकेशन हो गया, इनको बेसिकली इसने अपने अंदर समाहित कर लिया, किसने, समग्र शिक्षा अभियान ने। तो इसको थोड़ा सा को जानते हैं ना, मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में नोट किया है, आपको करना है कि अपने स्तर पे आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, इस पर आपका इंडिविजुअल सवाल बन सकता है। ठीक है, अब समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है भाई, आप बोलोगे कि एक तो समान और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है भाई, कि स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पे क्या आपको समान अवसर मिले और समावेशी वातावरण बेसिकली आपको तैयार करना है। आप बोलोगे शिक्षा की गुणवत्ता है, उसमें आपको सुधार करना है, बच्चों के सीखने के परिणामों यानी कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको बेहतर बनाने पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। स्कूलों का मानकीकरण की बात की गई है, यानी कि प्रति बच्चा और जो प्रति स्कूल है उसके आधार पर शिक्षा की आपको न्यूनतम मानक आवश्यकताएं बेसिकली उनको सुनिश्चित करना है। सामाजिक और जो लैंगिक अंतराल है उसको आपको कम करना है। विशेष रूप से उत्तराखंड के जो पलायन प्रभावित क्षेत्र हैं और जो आपके सीमांत और दूरस्थ क्षेत्र हैं, उनमें आपको जो सामाजिक और जो लैंगिक असमानता है उनको आपको दूर करने का काम करना है, किसने, समग्र शिक्षा अभियान के तहत। ठीक है, डिजिटल शिक्षा को आपको बढ़ावा देना है, जो शिक्षा में आपका जो डिजिटल इनिशिएटिव है बेसिकली डिजिटल पहल है, उसको आपको और जो आपकी प्रौद्योगिकी है उसके उपयोग को आपको प्रोत्साहित करने का काम करना है, किसके, समग्र शिक्षा के उद्देश्य के तहत। अब इसके प्रमुख घटक क्या, खंड कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे जो आपके एसएससी की व्यापक प्रगति के कारण क्या आपकी जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित इसके प्रमुख घटक की बात आप करोगे। आप लोग जो फाउंडेशन ऑफ जो प्राइमरी शिक्षा की बात करोगे, तो इसमें आप डालोगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जब 20, उसके तहत जो आपका फाउंडेशन स्टेज बेसिकली है 3 से लेकर 8 वर्ष, उसका कार्यान्वयन की बात बोलता है, जिसमें आपका बाल वाटिका आपका हो गया और कक्षा 1-2 की शिक्षा आपकी शामिल है। ठीक है, इसके अलावा कि भाई जो आपका प्ले बेस्ड और आपका जो एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण है उसको आपको बढ़ावा देने की बात बोली गई है। इसमें आप बोलोगे शिक्षक सहायता की बात करोगे, तो शिक्षकों के वेतन आपका हो गया है, सेवाकालीन प्रशिक्षण आपका हो गया है, और शिक्षकों के लिए क्या आपका संसाधनों के प्रावधान की बात करता है। स्कूलों के बुनियादी ढांचे की बात करता है कि भाई जो आपका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल भवन आपके हो गए, क्लास आपकी हो गई, लाइब्रेरी आपकी हो गई, प्रयोगशाला आपकी हो गई, पुस्तकालय आपकी हो गई, इन सब के साथ साथ आपकी जो शौचालय जैसी सब अभी सुविधाएं आपकी है उनका निर्माण, खेल के मैदान, इन सब का जो निर्माण बेसिकली आपको रखरखाव करना है, किसके, इसके घटक के संदर्भ में। सीखने के परिणाम पर आपको ध्यान देना है, यानी कि आपका जो एजुकेशनल असेसमेंट है वो आपका जो शैक्षिक आकलन है बेसिकली, आपका जो उपचारात्मक शिक्षण आपका हो गया और जो आपकी विभिन्न शिक्षण सामग्री होगी और टीचिंग आपकी जो लर्निंग मटेरियल हो गया, उन सब का आपको विकास करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आपको क्या है, शिक्षा की बात बोली गई है, यानी आपको विशेष प्रशिक्षण आपका हो गया, आपका उपकरण आपका हो गया, और जो सहायता है इनको प्रदान करने के लिए समावेशी शिक्षा बेसिकली आपको सुनिश्चित करनी है, यानी कि आपके जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए भी शिक्षा आपकी हो सके, उसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, उपकरण दिए जाएंगे और सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि समावेशी शिक्षा बेसिकली आपका सुनिश्चित हो सके। ठीक है, डिजिटल पहल की बात की गई है, तो दीक्षा जैसे आपके प्लेटफॉर्म बेसिकली है, उनके माध्यम से शिक्षकों और जो छात्र हैं उनके लिए बेसिकली डिजिटल सामग्री वो उपलब्ध कराने की बात इसके अंतर्गत बोली गई है घटक के रूप में। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं हम देख लो भाई कि भाई प्री प्राइमरी से लेके सीनियर सेकेंडरी तक आपका समग्र दृष्टिकोण आपका है, ये शिक्षा के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को क्या करता है, एक ही कार्यक्रम के तहत लाता है, जिससे आपकी जो प्राथमिक शिक्षा में उनका सुधार है, माध्यमिक शिक्षा तक आपका सहज रूप से वो पहुंच सके बेसिकली। ठीक है, ये बोला है शिक्षक केंद्रित आपका जो शिक्षण केंद्रित आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो लर्निंग सेंट्रिक आपका अप्रोच है वो आपकी होनी चाहिए। आपका इनपुट की बजाय क्या, आपको आउटपुट यानी छात्रों के सीखने के परिणाम पर बेसिकली आपको अधिक जोर देना है, समझ गए।
अब कुछ नई पहले इसके अंतर्गत भाई आप लोग सभी स्कूलों में पुस्तकालयों के अनुदान की बात की गई, प्राथमिक स्तर पर खेल उपकरणों के अनुदान की बात की गई, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण की बात की गई, स्कूलों में प्राधान्याध्यापक आपका जो प्रिंसिपल है उनके लिए प्रशिक्षण की बात की गई। तो इन सब का बातों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है समग्र शिक्षा उसकी तरफ अभियान की तरफ, ठीक है। अगला आपको ध्यान रखना है क्या बोला, आपका जो मध्याह्न भोजन योजना है किसमें हम बात करें, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसमें क्या बोलना है आपको, जो मिड डे मील स्कीम बेसिकली है MDM, तो ये योजना की हम बात करते हैं। अब इसे हम बोल क्या रहे हैं, इसे बोलते हैं हम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, PM पोषण योजना के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये भारत सरकार की क्या सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। उसका उद्देश्य क्या है, जो सरकारी और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं तो उनके बच्चों को बेसिकली क्या है, पोषण सहायता आपको प्रदान करनी है इसके माध्यम से, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है भाई PM पोषण के, आप बोलोगे कि एक तो नामांकन और जो उपस्थिति है स्कूल में उनकी वृद्धि आपको करनी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आपको जो एनरोलमेंट आपका हो गया, जो आपकी दैनिक उपस्थिति आपकी अटेंडेंस है और शिक्षा पूरी करने की दर बेसिकली आपका जो हो गया रिटेशन रेट आपका जो हो गया उसे आपको बढ़ाना है बेसिकली, ठीक है। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार की बात बोलता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनमें कुपोषण हो गया, आपके जो भूख हंगर हो गया, उनकी समस्या को बेसिकली आपको दूर करने का भी काम करना है। आप बोलोगे सामाजिक समरसता की बात करोगे कि भाई आपको सामाजिक समरसता को भी बढ़ाना है। विभिन्न सांस्कृतिक आपके जो पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको एक साथ बैठकर भोजन कराने के माध्यम से बेसिकली आपको जो सामाजिक मेल जोड़ है, ठीक है, जो आपका एक भेदभाव या जात पात वाला जो एक वो है उसको भी हटा के आपको एक सामाजिक मेल जो सोशल इंटरेक्शन है वो बढ़ाना है। आपको समानता की भावना आपस में जगाना है, बच्चों के बचपन से आपको उनके अंदर ऐसे मूल्य डालने हैं। तो कब होगा, जब आप साथ में बैठ के भोजन करोगे, उससे काफ़ी इम्पैक्ट आपका बनेगा बच्चों के अंदर, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है PM पोषण का भाई, कि एक तो भूख निवारण की बात करेगा, लैंगिक समानता की बात करेगा, उत्तराखंड में कार्यान्वयन की बात करेगा और पोषण मानकों को निर्धारण की बात करेगा। भूख निवारण की बात करेगा तो ये सुनिश्चित करेगा कि जो कक्षाओं में आपके बच्चे हैं वो भूखे ना रहें भाई, जिससे एकाग्रता यानी कि जो कंसंट्रेशन है बेसिकली और जो उनके सीखने की क्षमता बेसिकली है उसमें आपकी वृद्धि होती है। आप बोलोगे जो लैंगिक समानता है, ये योजना क्या है, ये गरीब परिवारों की लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए उनके माता पिता को एक प्रोत्साहन करने का काम करती है। आप बोलोगे कि उत्तराखंड में योजना क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी प्राथमिक स्कूल बेसिकली हैं, जो विद्यालय हैं, उनके लिए एक जीवन रेखा का भी काम करती है। क्योंकि आप बोलोगे कि यह न केवल आपका पोषण सुनिश्चित करती है बल्कि शिक्षकों और जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनका बोझ कम करने के लिए आपका जो भोजन बनाने और परोसने का कार्य क्या आपका जो स्थानीय एजेंसियां या माता आप समूह है जो भी भोजन माता उनको आपका सौंपा जाता है बेसिकली, ठीक है। पोषण मानकों का निर्धारण की बात करो भाई कि प्राथमिक स्तर पे क्या है कि प्रति बच्चा आपको आवश्यक जो कैलोरी आपका हो गया, जो आपका प्रोटीन हो गया, उनकी मात्रा भी सुनिश्चित करना आपका एक इसका उद्देश्य आपका महत्व बेसिकली आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखते रहना प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या आपका प्रयास किए गए सरकार के द्वारा, ठीक है, ठीक है। पहले आपने देख लिया। अगला आपका ये बोल रहा है कि जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है यानी कि जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है उसके बारे में आपको बोलना है। तो सेकेंडरी एजुकेशन की बात करोगे 22-23 तक की बात कर रहा हूँ, तो आप भाई की जो आपके माध्यमिक विद्यालय कुल हैं बेसिकली 3885 आपके कुल माध्यमिक विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से आपके 1406 तो आपके इंटर कॉलेज हैं, आपके 340 आपके सहायता प्राप्त आपके इंटर कॉलेज हैं, 907 आपके राजकीय हाई स्कूल हैं और 63 आपके सहायता प्राप्त आपके हाई स्कूल हैं, ठीक है। इसके अलावा 1169 आपके हैं और सहायता प्राप्त आपके माध्यमिक आपके विद्यालय बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। अब इन सब में आपका जो टोटल 3885 आपके माध्यमिक विद्यालय हैं, इसमें आपके जो कुल छात्र बेसिकली पढ़ रहे हैं, तो कुल आपके छात्र हो जाएंगे 6,96,742 छात्र आपके जो लगभग बेसिकली आपके इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, समझिए। अब इनका ड्रॉप आउट रेट की बात करो तो आपका 8.44 है। अगर जेंडर पैरिटी की बात करो तो 0.90 आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन सबको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। तब बात आती है माध्यमिक शिक्षा की, ठीक है, ठीक है। तो जब माध्यमिक शिक्षा की हम बात करते हैं तो आप बोलोगे कक्षा 9 से लेके 12 के आपका जो, एक मिनट, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा की जब हम बात कर रहे थे तो आपने माध्यमिक शिक्षा देखा कि कितने आपके स्कूल हैं माध्यमिक स्तर पे, ठीक है। आपने देखा 1406 आपके इंटर कॉलेज हैं, 340 आपके सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज हैं, 907 आपके राजकीय हाई स्कूल है और 63 आपके सहायता प्राप्त और 1169 बेसिकली आपके असहायता प्राप्त के माध्यमिक स्कूल हैं। टोटल स्कूल आपके हो जाएंगे 3885 के आसपास और आपकी जो कुल छात्र संख्या आपकी हो जाएगी
6,96,742, यानी कि टोटल बोल सकते हो आप एक एवरेज 7 लाख के आसपास आपके माध्यमिक स्तर पे आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। और ये आपका डेटा है 22-23 के आधार पर, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब जब बात करें माध्यमिक शिक्षा की, तो आपको पता है कि आपका कक्षा 9 से लेकर 12 तक की आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा और जो उच्च शिक्षा के बीच की क्या है, एक महत्वपूर्ण कड़ी आपकी है माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। और इस स्तर पर छात्रों का जो एक अकादमिक ज्ञान बेसिकली हम कहते हैं, और उसके साथ साथ आपका जो एक व्यावसायिक कौशल है वो आपको प्रदान करना, और उन्हें उच्च शिक्षा बोलो या फिर जो रोजगार के लिए क्या है बेसिकली आपको तैयार करना, आपकी मुख्य उद्देश्य इसका होता है, किसका, माध्यमिक शिक्षा का, ठीक है। अब इतना आपने जान लिया, आपने उत्तराखंड में स्थिति देख ली कि माध्यमिक शिक्षा की कितनी स्थिति है। अब आप सवाल आता है कि आपकी सरकार की तरफ क्या प्रयास किए गए हैं जिससे आपका जो माध्यमिक शिक्षा का स्तर है आपका सुधर सके भाई, ठीक है। पहला बोलोगे कि जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है उसकी बात करोगे भाई, इसका उद्देश्य क्या है कि जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र है उसके प्रतिभाशाली आपके छात्र है उनको आपको गुणवत्तापूर्ण और जो आपका आवासीय रेजिडेंशियल आपका शिक्षा है वो आपको प्रदान करना है, ठीक है। और इसकी स्थापना हर जिले में आपकी की गई है। आप बोलोगे कि विशेषता क्या है कि योजना केंद्र सरकार की जो जवाहर नवोदय विद्यालय योजना की तर्ज पर आपकी शुरू की गई थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार द्वारा ये संचालित है। यहाँ पर आपकी प्रवेश परीक्षा के आधार पर आपका एक एडमिशन आपका होता है, ठीक है। और बात बोलोगे कि भाई जो यहाँ विद्यालय आपके छात्रों के आपको मुफ्त शिक्षा मिलती है, आपका भोजन और आवास आप इसके लिए आपका प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बात फिर आपकी आती है कि जो आपकी साइकिल योजना है भाई, तो आप बोलोगे जो जिन छात्राओं ने 8 पास कर लिया और जो 9th में चली गई उनके लिए आपकी योजना बेसिकली है, मैदानी क्षेत्रों में आपको 2850 रुपये की आपकी राशि दी जाती है, और पर्वतीय क्षेत्रों में आपके इतनी तुल्य आपकी राशि जो है उनके बैंक अकाउंट में बेसिकली आपको दी जाती है, ठीक है, एक साइकिल के बदले बेसिकली। इसका उद्देश्य वही है कि भाई जो आपके ग्रामीण जो दूरस्थ क्षेत्रों की आपकी छात्रा हैं उनको माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको प्रोत्साहित करना बेसिकली, ठीक है। तो इनके लिए आपको आने जाने के लिए जो मुफ्त साइकिल है वो आपकी वितरित की जाती है, यानी कि आपकी जो एक ड्रॉप आउट आपका जो रेट है बेसिकली उसको कम करने में एक भूमिका आपकी निभाती है। जहाँ क्या होती है महत्वपूर्ण बेसिकली इसलिए क्योंकि आपका जो घर है स्कूल से काफ़ी दूर होते हैं, तो आने जाने में कोई दिक्कत ना हो इस चक्कर से उन्हें आपकी साइकिल दी गई, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप जब देखो पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ इसी के समतुल्य आपकी राशि जो है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अगला बोलोगे कि आपकी जो राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय आपका हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, जो आपका मेधावी छात्र हैं, जो योग्य छात्र हैं, उनको आपको आवासीय सुविधा के साथ अत्याधुनिक आपके शिक्षण अधिगम आपका जो वातावरण है वो आपको प्रदान करना है, ताकि वो क्या करेंगे, वो आपके प्रतियोगी आपकी परीक्षा और जो उच्च शिक्षा है उसके लिए आपकी बेहतर तैयारी बेसिकली कर सकें। विशेषता बोलोगे कि एक मॉडल आपका स्कूल है, एक आधुनिक मॉडल स्कूल है बेसिकली, और उसका उद्देश्य क्या है कि जो शहरी सुविधाओं के बराबर क्या है आपकी जो शिक्षा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको उपलब्ध करवाना है। उत्तराखंड में जो 4 जिले आपके हैं, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया और पौड़ी में इनकी स्थापना की गई है, ठीक है। फिर आप बोलोगे मॉडल स्कूल योजना, कि भाई ये क्या है कि जो 2 मॉडल स्कूल हैं ब्लॉक स्तर पर आपके स्थापित किए गए हैं, टोटल आपके 190 उत्तराखंड में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उद्देश्य वही है कि आपके सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं उनको केंद्रीय विद्यालय आपके हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, इनके मानकों के अनुरूप आपको उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आपको विकसित करना है। विशेषता क्या है कि भाई इन स्कूलों में आपको बेहतर बुनियादी ढांचा आपका हो गया, आधुनिक प्रयोगशाला आपकी हो गई, कंप्यूटर सुविधाएं आपकी हो गई, और जो प्रशिक्षित शिक्षक बेसिकली वो आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या करें आपके निजी स्कूलों के साथ वो प्रतिस्पर्धा कर सकें, समझिए। तो आपको जानते रहना है मॉडल स्कूल के बारे में। फिर आपका आता है अटल आदर्श विद्यालय, 6 से लेकर 12वीं तक आपका है। प्रत्येक ब्लॉक में दो दो आपके अटल आदर्श विद्यालय आपके, यानी कि जितने आपके ब्लॉक हैं प्रत्येक ब्लॉक में 2 आपके स्कूल बेसिकली आपके अटल आदर्श विद्यालय आपके स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। आपको जो विद्यालयों में देखोगे तो अंग्रेजी माध्यम बेसिकली उसमें आपको संचालित करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। जो क्या करेगा, जो राज्य में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधार आपका माना जा सकता है। और आप बोलोगे कि लक्ष्यों का जो लक्ष्य बेसिकली छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, उस पर फोकस आपका रहेगा, और एक आदर्श शैक्षिक मॉडल आपको प्रस्तुत करना है। फिर आपका आ जाएगा उत्तराखंड आवासीय स्कूल जहरी खाल के संदर्भ में, ठीक है। तो ये भी एक प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय है जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य के छात्रों को उच्च स्तरीय आवासीय गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है, और विशेषता 6 से 12 तक पूर्णतः आवासीय स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। खेल गतिविधियों की बात करोगे, अन्य सहायक योजनाएं चल रही भाई, कि खेल गतिविधियों के माध्यम से क्या है जो छात्रों के शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य है उनको बढ़ावा देना हो गया। शिक्षा के साथ साथ जो कौशल विकास है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। माध्यमिक स्तर पर जो आपकी व्यावसायिक शिक्षा है, जो आपका वोकेशनल एजुकेशन है, उससे आपका सिलेबस में शामिल किया गया है। आप बोलोगे कि विभिन्न स्तरों पर आपकी जो खेल प्रतियोगिता आपकी हो गई है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होगी, उनको भी आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपका अनुदान प्रदान किया जाता है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत क्या आपका जो माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशाला आपकी हो गई है, जो आपका पुस्तकालय हो गए, जो खेल उपकरण बेसिकली हो गए, उन सब के लिए अनुदान बेसिकली दिया जाता है, ठीक है। अभी आपने देख लिया है। अब भाई चैलेंजेस क्या है सेकेंडरी एजुकेशनल में, माध्यमिक शिक्षा की चुनौतियाँ क्या है उत्तराखंड संदर्भ में, ठीक है। तो
अब सुधार तो बहुत हो गए। अब सुधारों के बाद भी क्या है कि माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में उत्तराखंड में कुछ चुनौतियाँ आपकी बनी हुई है, उन चुनौतियों को आपको देखना है। आप बोलोगे कि एक तो नामांकन की पहुंच की बात करोगे भाई आप, कि दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में आपके स्कूलों की कमी आपकी है, जिससे आपको छात्रों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और वर्तमान स्थिति ऐसी आ गई कि कई सारे सरकारी स्कूल क्या है वो बंद करने पड़ रहे हैं। तो उससे क्या है, जो दूरी आपकी और बढ़ती जा रही है। ठीक है, शिक्षकों की उपलब्धता की बात करोगे भाई आप, कि माध्यमिक स्तर पर आपके जो विशेषज्ञ शिक्षक बेसिकली है, विज्ञान, टेक्निकल, आपका गणित हो गया, अंग्रेजी, इन शिक्षकों की आपकी कमी बनी हुई है। विशेष रूप से आप बात करोगे ग्रामीण स्कूलों में, आप बोलोगे जो बुनियादी ढांचा की बात करोगे, कि मॉडल स्कूलों के अलावा क्या आपके जो अन्य स्कूल है वहाँ भी आधुनिक प्रयोगशालाएं और जो कंप्यूटर शिक्षा है उन सुविधाओं का आपका अभाव बना हुआ है। ठीक है, अभी चुनाव जब हुआ था, ये पंचायती चुनाव, इस तरह के चुनाव हुई थे उत्तराखंड में कुछ महीने पहले, तो फिर बागेश्वर आई थिंक या पिथौरागढ़, कुमाऊं भी जिला था, वहाँ की वीडियो वायरल हो रही थी। तो वहाँ पे वो जो प्राथमिक आपका विद्यालय था उसकी खस्ता हालत वो वीडियो में दिखा रहे थे जो वहाँ के कर्मचारी, जिन कर्मियों की यहाँ ड्यूटी लगी थी। तो उनसे आप समझ सकते हो कि जो आपके बुनियादी ढांचा, जो आपका स्ट्रक्चर है बेसिकली प्राथमिक और जो माध्यमिक स्कूलों का, वो कितना खस्ता हाल उत्तराखंड में बना हुआ है। और प्लान की समस्या भाई, तो बेहतर माध्यमिक और जो उच्च आपकी शिक्षा के लिए परिवार को जो पहाड़ी क्षेत्रों से आपका जो मैदानी क्षेत्रों में प्लान हो जाना, वो भी एक चिंता का विषय आपका बना हुआ है। ठीक है, तो आप बोलोगे उत्तराखंड में जो माध्यमिक शिक्षा के लिए आपकी योजना क्या है, आपकी पहुंच होगी, समानता होगी, गुणवत्ता होगी, तीनों आयामों पर काम कर रही है। राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय आपका हो गया, अटल आवास विद्यालय हो गया, ये सब प्रयास कर रहे हैं कि आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, दूरस्थ क्षेत्रों तक आपको पहुंचाने की बात कर रही है, प्रतिबद्धता को दर्शा रही है। ठीक है, हालांकि पर इनका जो आप योजनाओं का पराजन क्रियान्वयन हो गया, शिक्षकों का समान वितरण हो गया, इनकी सफलता की कुंजी बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखते रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या बचा आपका, उच्च शिक्षा की बात बचा। आपने प्राथमिक देखा, माध्यमिक देखा, अब आपको हायर एजुकेशन देखनी है। ठीक है, जो आपकी उच्च शिक्षा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है भाई, इसमें आपको ये देखना है कि क्या आपकी स्थिति बनी हुई है। तो आप बोलोगे कि आपके लगभग 119 तो आपके डिग्री कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, आपके लगभग 21 आपके सहायता प्राप्त कॉलेज आपके हैं। आपके जो विश्वविद्यालय की बात करोगे तो राजकीय विश्वविद्यालय आपके 11 आपके बने हुए हैं। आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपकी है वो 20 आपकी है। और जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी सिर्फ एक ही आपकी देखने को मिलती है, जो कि HNB आपकी है। ठीक है, अगर सकल नामांकन दर की बात करो तो ये आपका जो ये एक निश्चित आयु वर्ग आपका जो है आपका, उसके छात्रों का जो उच्च शिक्षा में आपको जो कुल नामांकन को दर्शाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की स्थिति की बात करो अगर, तो जो आपके केंद्र शिक्षा मंत्रालय की आपकी रिपोर्ट है बेसिकली 19-20 के अनुसार, तो आपका जो GER है बेसिकली वो राष्ट्रीय औसत से आपका बेहतर रहा है। ठीक है, और राज्य ने इसमें आपका 5वां स्थान हासिल किया है। और राज्य का लक्ष्य क्या है कि आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20 है उसके अनुरूप 2030 तक आपका जो सकल नामांकन अनुपात है उसको 60% से आपको अधिक करने की बात बोली गई है। ठीक है, तो इसमें एक ये भी देखना है कि उत्तराखंड में 86% बच्चे हैं जो स्कूल शिक्षा के बाद क्या है उच्च शिक्षा के लिए पंजीकरण करते हैं, जो एक आपका क्या है एक पॉजिटिव आपका संकेत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब उच्च शिक्षा की बात आएगी तो आपको बेसिकली 12th के बाद की जो आपकी शिक्षा है, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपका PG हो गया है, आपका इससे आगे आपका जो शोध वगैरह आपका हो गया है, PhD वगैरह, वो सब आपका जो शिक्षा में आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी बोल रहा है कि गुणवत्ता और जो वित्त पोषण में आपके सुधार के उपाय क्या, आपके जो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और जो इसके बुनियादी ढांचे में सुधार हुए, उसके लिए केंद्र राज्य सरकार ने क्या है विभिन्न मानक और वित्त पोषण आपकी योजनाएं लागू की है। आप नाक की बात करोगे, नाक वाले नाक नहीं, NAAC यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं जो प्रत्यायन परिषद आपका है, ये क्या है आपका जो NAC बोलते हैं इसे, में भी मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ शायद, ये आपका एक स्वायत्त निकाय है जो आपको उच्च शिक्षा संस्थान बेसिकली है उनका एक असेसमेंट करता है, और एक आपका जो प्रत्यायन आपके बेसिक हम बोलेंगे अक्रेडिटेशन आपका बोल सकते हैं इसे, वो करने का काम करता है। इसका महत्व क्या है, ये क्या करता है उच्च शिक्षा संस्थान बेसिकली जो भी हैं उत्तराखंड या नेशनल स्तर पे, उनकी जो क्वालिटी बेसिकली गुणवत्ता हो गया, उनका जो शैक्षणिक प्रदर्शन हो गया, जो उनका बुनियादी ढांचा हो गया, उनके आधार पर क्या उन्हें ग्रेडिंग करता है। आपका A++ टॉप का हो गया, फिर A+ आपका हो गया, फिर B हो गया, ऐसे उन्हें प्रदान करता है। ठीक है, और NAC की हम बात करेंगे तो ये आपका जो रूसा जैसी आपकी योजना है उनके तहत आपका क्या वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य शर्त भी है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि जो रूसा जैसी योजना है अगर उनके तहत आपको वित्त पोषण प्राप्त करना है तो उसके लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में आपका जो NAC आपका प्रत्यायन है उसको भी अनिवार्य शर्त बोला गया। ठीक है, उत्तराखंड में आप देखोगे तो संस्थानों को अपनी गुणवत्ता बढ़ाने और जो राष्ट्रीय पटल पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या है NAC से आपका क्या अपना जो मूल्यांकन बेसिकली वो आपका कराना आवश्यक है। ये आपको थोड़ा सा समझते रहना है।
सेकंड आप रूसा की बात करोगे कि भाई जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है उसकी बात करोगे कि रूसा क्या है आपका जो केंद्रीय आपकी जो प्रायोजित योजना आपकी थी, मतलब है बेसिकली, जो जिसे आपका 2013 में क्या है राज्य के आपके जो पात्र उच्चतर शिक्षा आपके संस्थान है उनको बेसिकली आपको जो स्टैटिक फंडिंग है बेसिकली रणनीतिक वित्त पोषण है वो प्रदान करने के लिए आपका शुरू किया गया था। ठीक है एक मिनट ठीक है, तो ये देखा आपने। अब इसका उद्देश्य क्या है भाई कि रूसा का, आप बोलोगे कि जो राज्य के संस्थान बेसिकली है उनकी समग्र गुणवत्ता में आपको निर्धारित जो मानदंड है और जो मानक है उनके अनुरूप सुधार करना। बुनियादी ढांचे की बात करोगे उसके अंतराल को आपको भरना है भाई, जैसे कक्षा आपकी होगी, प्रयोगशाला आपकी होगी, पुस्तकालय होगी, इनके निर्माण संबंधी बातें आपकी है। उच्चतर शिक्षा आपकी जो होगी उसमें आपका जो इक्वलिटी आपकी समानता होगी उसको आपको सुनिश्चित करना हो गया, आपका जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको दूर करना हो गया। जबकि संस्थान है उसमें अनुसंधान रिसर्च आपका हो गया, जो आपका इनोवेशन है नवाचार है उनको बढ़ावा देने का काम करता है। तो ये आपके उसके बेसिकली आपको उद्देश्य है। उत्तराखंड में आपका क्या योगदान है भाई इसका, आप बोलोगे कि उत्तराखंड ने क्या किया, जो रूसा 1.0 आपका हो गया, रूसा 2.0 हो गया, दोनों चरणों के तहत क्या आपका केंद्रीय सहायता प्राप्त की है। और इस फंडिंग का उपयोग क्या है, जो विश्वविद्यालय आपके हो गए, जो कॉलेज हो गए, उनके बुनियादी ढांचा अनुदान बेसिकली आप बोलोगे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो ग्रांट्स और जो मॉडल कॉलेजों के उन्नयन के लिए बेसिकली किया गया है। तो आप ये बोलोगे कि आपको जो रूसा के माध्यम से आपको जो दोनों आपके जो चरण थे 1.0 2.0 उसके माध्यम से जो आपको केंद्रीय सहायता मिली उसकी फंडिंग के माध्यम से जो उत्तराखंड के विश्वविद्यालय जो कॉलेज हैं उनका जो बुनियादी ढांचा बेसिकली था उसमें आपको सुधार हुआ है, मॉडल कॉलेज में हुआ उन्नयन के लिए काम किया गया। ठीक है, अब प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है उच्च शिक्षा के अगले जो संचालित हो रही है, तो आप बोलोगे कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, कि भाई उच्च अंकों के पास होने वाले जो मेधावी छात्र हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, आप बोलोगे NIRF जो आपका राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसके शीर्ष 50 संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण अगर शोध पत्र आप प्रकाशित करते हो और शोध कार्य के लिए आपको प्रोत्साहित करना आपका हो गया। उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना आपकी हो गई, छात्रों को एंटरप्रेन्योरशिप और जो स्टार्टअप है उसके लिए प्रेरित करना आपका हो गया। आपका भक्ति दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार हो गया। डिजिटल स्किल प्रशिक्षण आपका योजना आपका हो गया है। ठीक है, आपका उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन योजना आपकी हो गई है। आपकी यूपीएससी जो यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षा है उनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपको मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता इसलिए देना। तो ये कुछ प्रमुख आपकी योजनाएं आपसे संबंधित है। ठीक है, और आप बोलोगे उत्तराखंड सरकार जो आपकी राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति है जो भी इसकी उसको उच्च शिक्षा में लागू करने वाले पहले राज्यों में से एक है, जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आपका दिखाता है। ठीक है, तो ये आपके तीन आपके थे सेगमेंट, माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। ठीक है, देखते हैं क्लास कितने आपके टाइम की हो गई है बेसिकली। ठीक है, और इसके अलावा फिर हाँ इसके अलावा एक विद्या समीक्षा केंद्र है, इसके थोड़ा सा जानते रहो आप, थोड़ा चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका गुजरात मॉडल पे आधारित है। हाथ प्रॉपर चल जाए, यानी कि जो आपका विद्या समीक्षा केंद्र बेसिकली है ये क्या है, एक गुजरात मॉडल पर आधारित है। और उत्तराखंड के संदर्भ में इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है, भारत का पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड, जिसने इस गुजरात मॉडल वाले विद्या समीक्षा केंद्र का आपकी जो ये योजना है इसे अपनाया है। ठीक है, तो ये क्या है, शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम करेगी। ठीक है, 2020 की आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था। और ये एक्चुअल में है क्या, ये एक ऐसा आप केंद्र बोल सकते हो, एक ऐसा एक सेंटर बोल सकते हो बेसिकली, जिसमें क्या होगा, डेटा का उपयोग किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और इनका उपयोग करने के बाद शिक्षा प्रणाली जो है उसकी एक अच्छी तरीके से निगरानी होगी, अच्छे तरीके से उनका विश्लेषण होगा और उनमें सुधार जैसी चीज़ें की जाएगी। ठीक है, और ये सब इसलिए की जा रही है ताकि जो छात्र बेसिकली उनकी जो सीखने की क्षमता है, सीखने के जो परिणाम है उनको बेसिकली आपको बेहतर बनाया जा सके। तो विद्या समीक्षा केंद्र आप ऐसे समझो, एक ऐसा सेंटर होगा, एक ऐसा केंद्र है गुजरात मॉडल पर आधारित जिसका उल्लेख 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है, जिसमें आपका डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके क्या है, शिक्षा प्रणाली में आपको निगरानी, बेहतर विश्लेषण और जो बेहतर तरीके से आपको सुधार करने से संबंधित है, ताकि छात्रों के सीखने की आपकी जो क्षमता है, जो परिणाम बेसिकली उसे आपको बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है भाई, कि शिक्षा से संबंधित जितना भी आपका डेटा होगा, उपस्थिति का, बच्चों का, आपके टीचरों का उपस्थिति का, प्रदर्शन कैसा है बच्चों का, टीचर्स का, आपका बुनियादी ढांचा क्या है स्कूलों में, ठीक है, उन सबको एक कलेक्ट करना है और फिर उसको एक एनालाइज करके आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है। ठीक है, इसमें आपको रियल टाइम अंतर्दृष्टि की बात बोली गई है, एक रियल टाइम पे बेसिस पे काम करेगा। ये क्या करेगा, ये जितने भी डेटा आपका
कलेक्ट करेगा, उसके आधार पर एक निर्णय लेगा किस संबंध में, कि भाई किस तरीके से आपको संसाधनों का कुशल आवंटन करना है, किस तरीके से आपको जो लक्षित हस्तक्षेप है उनको आपको बढ़ावा देना है। तो इस संदर्भ में बेसिकली आपको इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्यप्रणाली आपकी यही कि इसका केंद्रीकृत हब के रूप में काम करेगा, यानी स्कूलों से आपका डेटा कलेक्ट करेगा, अलग अलग स्कूलों से बच्चों का, टीचरों का, जो कुछ भी है, ठीक है। आपका एक उन्नत डेटा जो एनालिटिक्स उसका उपयोग करेगा, आप जो प्रौद्योगिकी आपकी टेक्नोलॉजी आपकी एआई हो गया, क्लाउड हो गया, इन सब का प्रयोग करके फिर रिपोर्ट संबंधी चीज़ें आपको बनाएगा और आगे प्रस्तावित करेगा, ठीक है। तो आपकी जो विद्या समीक्षा केंद्र है इसके संबंध में आपको थोड़ा सा ये जानते रहना है, क्योंकि उत्तराखंड ने आपको अपनाया था, पहला सा राज्य है, तो उस संदर्भ में शायद आपका थोड़ा सा चर्चा का आप ये हो सकता है, शायद आपका सवाल इसमें बन जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, काम भी करते हैं, हम जाते हैं सीधा सिलेबस में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो हम सीधा कहाँ हैं, आपका सिलेबस, अच्छा ये जो सिलेबस है, ठीक है। तो अब इसका सिलेबस कहाँ पे है, तो हम इसमें ये करते हैं, ऊपर शिक्षा का जो वो था टॉपिक उसमें देखा, इसमें से क्या क्या चीज़ हमने अभी कवर कर लिए, इसमें हमने देखा उत्तराखंड उच्च शिक्षा हमने देखा, ठीक है। अब इसमें जो नोट्स तैयार हैं उनको हम समझ लेते हैं, क्योंकि अभी आधा घंटा हुआ है, आपका टाइम बचा है। तो शिक्षा का अधिकार अभी है, ठीक है, उत्तराखंड में सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, जो नोट्स बने हुए हैं उनमें से बात कर रहा हूँ मैं, और जो आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं। फिर बाकी कल शिक्षा के लिए हमारे पास कम टॉपिक बचेंगे, 2-4 टॉपिक बचेंगे, इन्हें हम कल देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इनसे देखते हैं आपका नोट्स में से, शिक्षा का अधिकार अधिकार नियम दोनों हो गया, ठीक है। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, ये अब ठीक है। तो जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका पहला जो सिलेबस में दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है। अब आपसे सवाल बनेगा, या तो इंडिविजुअल दे देगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में प्रमुख प्रावधान या प्रमुख विशेषताएं, उद्देश्य, ऐसे कुछ पूछ लेगा, या फिर चीज़ों को लेके आपको पूछ लेगा कि शिक्षा की स्थिति को लेके क्या क्या सरकारी कदम उठाए गए हैं, क्या क्या प्रयास उठाए गए हैं, फिर वहाँ पे आपको इस चीज़ का लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा इसे पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है। तो आप बोलोगे कि जो अधिनियम बेसिकली है ये 1 अप्रैल 2009 को आपका लागू हुआ है, ठीक है। भारत सरकार का जो आपका 86वां आपका संविधान संशोधन था, उसके जो 2002 में आपको हुआ था बेसिकली, उसके तहत क्या है, आपका जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को क्या है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या आपका जो मौलिक अधिकार है उसे घोषित किया गया है। क्योंकि इस दौरान क्या आपका आप देखोगे तो आपका जो वैश्विक विमर्श था बेसिकली, ठीक है, उसने क्या किया, जो व्यक्ति आपका हो गया, जो समाज हो गया, उसकी उन्नति के लिए क्या आपका जो प्राथमिक आधारभूत शिक्षा है उसे बेसिकली आपको अनिवार्य मान लिया गया था, ठीक है। इसलिए आप देखते हो कि 2002 से लेके और 2010 तक आपका जो भारत है वो प्लेटफॉर्म या मीनिंग कि आपका जो मैकेनिज्म तैयार करता है इस 8-9 सालों में, या कर रहा था, जिसमें आपका जो शिक्षा का आपका सार्वभौमिकरण बेसिकली किया जा सके। तो आप देखते हो कि 2002 से लेके 3 तक आपका जो था, 6 से लेके 14 वर्ष के आपके जो 82% बच्चे थे विभिन्न स्कूलों में आपके जो पंजीकृत थे, ठीक है, इसे 100% करने के उद्देश्य से ही कि आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम बेसिकली आपका लाया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था भाई, इसका उद्देश्य था कि जो व्यक्ति के अधिकार आपके हो गए, ठीक है, जो आपकी गरिमा है उनको बेसिकली सुनिश्चित किया जा सके, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जो सांस्कृतिक मूल्य आपके हो गए, जो परंपराएं आपकी हो गई, जो भाषा वगैरह हो गई, उन आदि की क्या है उसकी पहचान को बेसिकली आपको हस्तांतरण के द्वारा बेसिकली आपको बनाया जा सके। आप बोलोगे कि आपका जो लोकतांत्रिक एवं जो आपका शांतिपूर्ण समाज था उसके निर्माण में आपकी भावी पीढ़ी को क्या है एक तैयार करना था। इसके माध्यम से आप बोलोगे कि पर्यावरण जो बेसिकली आपका एक कंसर्न जो आपका चले आ रहा था, जो कि चिंता का विषय था, तो उसके प्रति भी क्या आपको एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना कि पीढ़ी को आपको जो उसके प्रति सम्मान आपका हो सके सतत, और जो एक समावेशी विकास को बेसिकली आपको बढ़ावा देना था। और आपकी जो राष्ट्रीय पहचान थी उसको स्थापित करना आपका हो गया, और जो आपकी लैंगिक समानता के द्वारा क्या है बेसिकली आपको जो सामाजिक न्याय बेसिकली था उसको स्थापित करने का आपको उद्देश्य इसके संबंध में आपका रखा गया, ठीक है। अब आपको बोलना है कि अंतिम कि भाई जो निर्णय लेने की प्रक्रिया थी उसमें सामुदायिक भावनाओं को महत्व देने वाली आपकी विचारधारा था उसको विकसित करना भी आपका एक उद्देश्य इसके अंतर्गत रखा गया, ठीक है। अब इसके अधीन प्रावधान क्या किए भाई, आप जो प्रावधान करोगे कि भाई इसमें बोला गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके अनिवार्य आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार माना गया, मौलिक कर्तव्य माना गया, और राष्ट्र के आदर्श के रूप में एक स्वीकार किया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है बच्चों का, कर्तव्य किसका है उनके माता पिता का, ठीक है।
और राष्ट्र का भी आदर्श एक है कि आपके जो बच्चे हैं आपके देश के 6 से 14 साल के बच्चे के, उनके लिए आप ऐसी व्यवस्था करोगे ताकि वो अनिवार्य शिक्षा आपकी प्राथमिक स्तर की प्राप्त कर सकें। बच्चों को जो क्या जाति आपका हो गया, आर्थिक हो गया, इसकी स्थिति के आधार पर क्या आरक्षण के साथ बेसिकली आपको प्रवेश की अनुमति मिली। इसके माध्यम से आपके सभी जो निजी स्कूल थे उसमें बेसिकली 25% जो सीटें थी उनको आरक्षित किया गया। किसके लिए? जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनके लिए आपकी आरक्षित की गई। आप बोलोगे कि बच्चों के साथ साथ आपके जो माता पिता हैं उनकी भी परीक्षा आपका हो गया, साक्षात्कार जो लेकर प्रवेश लेने की जो प्रक्रिया थी बेसिकली उनको निषेध किया गया कि अब ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चे का एडमिशन ले रहे हो तो उसके साथ माँ बाप का इंटरव्यू ले रहे हो, उसका पेपर ले रहे हो। ठीक है, निर्धारित किया गया कि किसी प्रकार का जो दान आपका हो गया या कैपिटेशन बेसिकली हो गया, ऐसा शुल्क बेसिकली आपका नहीं लिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा है वो पूरी ना होने तक किसी भी बच्चे को क्या है वापस आपका नहीं रोका जाएगा और ना ही क्या है स्कूल से बेसिकली निष्कासित किया जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कि पूर्व छात्र उन्हें अपनी उम्र के छात्रों के साथ क्या है गति लाने के लिए क्या है पूरक शिक्षा प्रदान की जाएगी जो अपनी उम्र के बच्चों के कंपैरिजन पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यवस्था की जाएगी, ऐसी पूरक शिक्षा उन्हें दी जाएगी कि वो क्या करें कि वो अपनी उम्र के जो छात्र बेसिकली बच्चे हैं उनके साथ एक बैलेंस हिसाब से उनके साथ साथ चल सकें, पढ़ सकें। विकलांग श्रेणी के जो आपके बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा के अंतर्गत क्या है जो पाठ्य पुस्तक आपका हो गया, आपकी ड्रेस हो गई, आपकी स्टेशनरी हो गई और जो विशेष शिक्षा संसाधन है उनका भी आपकी व्यवस्था की गई। आप बोलोगे कि लड़का लड़की के लिए क्या है पृथक शौचालय की बात की गई, पीने का पानी हो गया, स्कूल के दिनों की संख्या आपकी हो गई, शिक्षकों के काम के घंटे हो गए, इनके संबंध में भी आपके आवश्यक दिशा निर्देश क्या है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। समझ गए? आगे क्या देखना है आपको? आप बोलोगे कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेसिकली आपका जो ज्ञान आपका हो गया, प्रतिभा हो गया और जो क्षमता सुधार का बेसिकली आपका प्रावधान किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा का अधिकार को आप थोड़ा सा जानते रहना है, उसका किस तरीके से लाया गया, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, समझिए। फिर अगला आपको देखना है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, आपको 2001 के आसपास आपको देखने को मिलता है। ये क्या था? ये बेसिकली आप देखोगे तो एक जिला आधारित आपका एक विशिष्ट विकेंद्रीकृत योजना है। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट बेस। ठीक है, इसके माध्यम से आप देखोगे तो प्रारंभिक शिक्षा का जो आपका सार्वभौमिकरण करने का जो प्रयास बेसिकली किया गया था। ठीक है, और साथ ही इसमें आप देखोगे तो आपकी जो सामुदायिक स्वामित्व वाली आपकी जो स्कूली शिक्षा का मॉडल था उसके रूप में विकसित करने की रणनीति अपनाई गई। इसका लक्ष्य रखा गया कि 2010 तक क्या है कि आपके 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जो बेसिकली है वो आपको 100% बेसिकली आपको उपलब्ध करवाना है। समझ गए? इसके अंतर्गत क्या बातें बोली गई कि भाई आप बोलोगे कि एक निश्चित समय सीमा पर क्या है आपको पूरे देश के लिए गुणवत्तापूर्ण जो आधारभूत शिक्षा है उसकी आपूर्ति की जा रही थी। ठीक है, आप बोलोगे कि सभी को क्या है शिक्षा के संबंध में सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना आपका हो गया, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो प्रत्येक वर्ग के बच्चों को आधारभूत शिक्षा देने की बात होगी। आप बोलोगे कि जो प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन में बेसिकली आपका जो पंचायती राज संस्थाएं बेसिकली है, स्कूल हो गए, प्रबंधन समितियां आपकी होगी, शिक्षक अभिभावक आपके संगठन हो गए, आपके जनजातीय स्वायत्त परिषद हो गए, इनके साथ साथ क्या है जो जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले जो संगठन हैं उनको भागीदार बनाने वाले या बेसिकली उनको भी भागीदार आपका बनाया गया। हाँ बोलोगे जो क्या है आधारभूत शिक्षा के प्रति क्या है संवेदनशीलता को व्यक्त करने वाली क्या है एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी व्यक्त करती है। कौन? आपका सर्व शिक्षा अभियान। समझ गए? इसके अलावा क्या बोलोगे आप कि भाई जो केंद्र राज्य आपके स्थानीय सरकार है उसके स्तर पर क्या है आपको समन्वय स्थापित करके आपका शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया गया। आप बोलोगे कि आरंभिक शिक्षा के संदर्भ में क्या आपका राज्यों को अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए क्या है यह एक सुनहरा अवसर भी आपका उपलब्ध कराती है। समझिए? साथ ही आप बोलोगे कि बैक टू बैक नहीं, ये क्या है बैक टू स्कूल आपका हो गया, स्कूल के लौटो, स्कूल चले हम, बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट है ना आपका जो आपका जीवन उपयोगी शिक्षा इन पर बेसिकली आपका बल देती है। ठीक है, प्रावधान किया गया इसके अंतर्गत कि जिन गाँव में अभी तक स्कूली शिक्षा नहीं है वहाँ पर क्या है नवीन स्कूल स्थापित करना आपका हो गया। वहाँ आप बोलोगे कि बालिका शिक्षा को आपको प्रोत्साहन देना आपका हो गया और ज़रूरतमंद बेसिकली हैं उन पर विशेष ध्यान देने की बात इसमें बोली गई। ठीक है, इसके साथ बोलोगे आप कि इसमें आपके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त जो शिक्षकों की आपकी व्यवस्था करना आपका हो गया, शिक्षकों को गहन आपका प्रशिक्षण देना हो गया, नवीन शिक्षण सामग्री तैयार करना हो गया, इन सब का जो प्रावधान बेसिकली इसके अंतर्गत रखा गया। ठीक है, और इसके लिए बेसिकली आपका वित्त पोषण का कार्य किया गया था तो पहले बोला गया कि आपका 85:15 का बोला गया। ठीक है, फिर आपका 75:25 बोला गया और अंततः 50-50 अनुपात में क्या केंद्र राज्य के योगदान और अंशदान को निर्धारित किया गया। यानी सबसे पहले 85-15 किसका? 85 सेंटर का, 15 स्टेट का,
75 सेंटर का, 25 स्टेट का, और अंततः 50-50 आपका सेंटर स्टेट का अनुपात में आपका योगदान रखा गया। ठीक है। संस्थागत क्षमता निर्माण के अंतर्गत आप देखोगे तो राज्य स्तर पर आप देखोगे कि SCRT आपका हो गया, सीमेट आपका हो गया। ठीक है। एवं जो आपके दक्ष शैक्षणिक आपके पास प्रशासन थे, उनका गठन भी बेसिकली इसके अंतर्गत आपका किया गया। और इसी प्रकार आप देखोगे तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपका सूचना तंत्र की स्थापित की गई। ऐसा आपका सर्वेक्षण कार्य हो गया, स्कूल में नोटिस बोर्ड आपका हो गया, इन सबको चस्पा करने हो गया। और हर एक स्तर पर क्या आपका जवाबदेहिता, एक जो अकाउंटेबिलिटी जो है बेसिकली जो आपकी जवाबदेहिता है वो बेसिकली आपकी तय करती है। समझ गए। तो इसमें आपको जो है सर्व शिक्षा अभियान में आपको इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब आपका रमसा, आपका जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बेसिकली इसको थोड़ा सा पढ़ना है आपको। ठीक है। इसको पढ़ते हैं और फिर क्या है आपका, हाँ थोड़ा कदम पढ़ लेंगे, वैसे हमने ऊपर देख लिया है, यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा कम टॉपिक आपका बचेंगे। ठीक है। चिकित्सा शिक्षा भी देख लेंगे यहाँ पे, न्याय नीति आपकी है, संस्कृत शिक्षा आपकी है, आपकी प्रावधिक शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। कोई नहीं। तो ऊपर आओगे आप, कहाँ पे यहाँ पे ये रमसा की हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ भाई। ठीक है। आपको टॉपिक को मैं, अब ये मत बोलना कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, डीप नहीं पढ़ा, मैंने बहुत एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ाया है। मैंने आपको सिलेबस उठा के हर एक सिलेबस के टुकड़े टुकड़े करके आपको बता दिया है कि इस सिलेबस में, इस लाइन में आपका ये चीज़ है, और उन चीज़ों को मैंने बाकायदा आपको पढ़ा दिया है जो आपके मेंस में आएगा। अब आपकी जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरे से जब पढ़ रहे हो आप, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, उन चीज़ों को समझ के, उस टॉपिक को समझ के, ठीक है, उस सिलेबस के, अभी है ना कि मैंने ये देखा भाई, ये आपको बता दें कि शिक्षा में आप ये देख रहे हैं, इनमें आपने अब ये सारे स्तर देख लिया आपने जो हम देख रहे हैं। अब आपको इनको अपने स्तर पे तैयार करना है, अपने स्तर पर आपने यहाँ से पढ़ लिया है, अब इनको उठा के आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने अभी हमने शिक्षा का अधिकार पढ़ा, तो आपको बिना आप देखे वो अपने खुद से उसके ऊपर लिखना है। शिक्षा का अधिकार आपने टॉपिक का नाम डाला और उसकी जितनी बातें आपको याद हैं आपको लिखना है। और जब तक आपसे लिख के याद नहीं करोगे वो चीज़ आपके दिमाग में रिकॉल नहीं होगी, और जब तक आपको लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा सिलेबस आपको लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप अपने मेंस के लिए आप तैयार हो पाओगे। समझ गए। तो आपका रमसा अगला है, आपका जो है देखेंगे मार्च 2009 में आपको देखने को मिलता है। रमसा क्या है? रमसा बेसिकली भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण आपकी पहल थी, जिसका उद्देश्य क्या था, जो माध्यमिक शिक्षा बेसिकली है उसकी स्थिति को आपको बेहतर आपको बनाना था। ठीक है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करना था कि जो माध्यमिक शिक्षा बेसिकली है वो सभी के लिए क्या है, ना केवल सुलभ हो बल्कि आपके व्यवहारार्थ भी हो, व्यवहारार्थ नहीं व्यवहार्थ भी हो बेसिकली। मैं प्रोनाउंस थोड़ा गलत लेता हूँ, गलत नहीं करता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, ज़्यादा मतलब नहीं, स्पीड से बहुत बोलता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं बोलता हूँ, जब मैं आपको समझाता हूँ, तो कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो मेरे मुंह से बहुत जल्दी निकलते हैं, आपको समझ नहीं आते होंगे। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँ, पर अगर असल जीवन में आप मुझसे मिलोगे और ऐसे सामने फेस टू फेस बात करोगे तो मेरे बोलने की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है। मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, सभी को मुझसे शिकायत रहती है, भाई कि तू आराम से बोला कर, तू आराम से बोला कर। ठीक है। तो यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया था तो एक इंटेंशन मेरा ये भी था कि मैं यूट्यूब, मेरा एक चुनौती मेरे लिए यही थी कि मैं शुरू तो कर रहा हूँ लेकिन मैं जो बोलूँगा, जो समझाऊंगा बच्चों को, वो तो उनके ऊपर ऊपर चल जाएगा। ठीक है। तो मैंने इस चैलेंज को शुरू किया क्योंकि मुझे अपनी हैबिट थी वो सुधारनी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरी बोलने की स्पीड है वो थोड़ा बैलेंस हो सके। तो मैंने इस चैलेंज को अपनाया। मैंने सोचा कि एक चैनल जो शुरू करता हूँ तो उसमें क्या होगा, मेरी आदत बन जाएगी। अब मुझे मजबूरी में धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। तो उससे जब मैं कंटिन्यू बोलता रहूँगा लंबे टाइम तक, तो मेरी वो हैबिट अपने आप आ जाएगी और जो मुझे बोलने की स्पीड है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब जो बोलने की स्पीड है ऐसी तेज़ नहीं थी, पहले मैं ठीक बोलता था, लेकिन जब मैं बीच में, जब स्ट्रगलिंग फेज में, मतलब क्या, जब 12th करके मैं नीचे आया था देहरादून, तो जब हम उस टाइम पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी कुछ, तो हम जॉब करते थे, तो मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था उस टाइम पे। तो कॉल सेंटर में ऐसा सीन होता है कि आपको, वोडाफोन के कॉल सेंटर में था मैं, ट्रांसपोर्ट नगर में नीचे देहरादून में, ये ISBT में। तो मेरा वोडाफोन का आइडिया का वो था कॉल सेंटर, उस टाइम पे आइडिया की सिम थी। और हमारी जो ड्यूटी था वो रात के, शाम के 4 से लेकर रात के 12 बजे तक RNT आपका ड्यूटी था। तो उसमें ऐसा होता है कि कॉल सेंटर में आपने बहुत सारे बच्चों ने जॉब की होगी, तो वहाँ आपको 8 घंटे का एग्जैक्ट आपको एक क्वालिटी लॉगिन टाइम देना पड़ता है। तो उस 8 घंटे में ऐसा होता है कि आपको, आपके पास कस्टमर की कॉल आती है और उस कॉल को आपको 2 मिनट के अंतर्गत आपको, यानी कि 120 सेकेंड आपके पास होते हैं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो 120 सेकेंड में आपको उस कॉल को सुनना कि कस्टमर का कंसर्न क्या है बेसिकली। ठीक है। तो कस्टमर का पूरा कंसर्न सुन के उसको पूरा सोल्यूशन दे के आपका
ठीक है, जितनी जल्दी आप दे सको। और उसके कंसर्न को देते देते आपको पूरा मैनुअली उसे टाइप वगैरह करके कंप्यूटर में उसे फिर आपको सबमिट करना होता था, रिपोर्ट वगैरह, मतलब ये आपका प्रोसेस था। तो कहने का मतलब वहाँ मुझे बोलने की स्पीड में बहुत तेज़ लगी, क्योंकि मुझे 8 घंटे लगातार बोलना ही पड़ता था। मैंने 5 6 7 महीने जॉब की थी, और तब से फिर मैं क्या हुआ था, जो मेरी बोलने की स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा मेरी डेवलप हो गई, मैं बहुत स्पीड से बोलने लग गया। ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे चीज़ें अभी मेरे अभी आदत में बनी हुई है, तो मैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ सुधर जाए। ठीक है, ताकि आगे जाके कुछ दिक्कत ना हो। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मैं कुछ ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप समझ जाएगा, ठीक है, थोड़ा अरेंज आप कर लीजिएगा। ठीक है, पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ज़्यादा तेज़ ना बोलूँ, मैं नॉर्मल होके बोलूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके अच्छे से। ठीक है, बाकी मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं, सुरीली है नहीं, तो आवाज़ को तो मैनेज कर लेना, आवाज़ का कुछ सोल्यूशन है नहीं उतनी, ये गरगरी टाइप से या गर ऐसा कुछ है। क्योंकि मैं जब क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो दोबारा अपनी आवाज़ को सुनता नहीं हूँ, मुझे लगता है कितनी बकवास आवाज़ है। जो मेरी आवाज़ को सुन रहा होगा, जो पढ़ रहा होगा बच्चा, वो फिर क्या ही बोल रहा होगा कि कैसी आवाज़ है। या फिर हो सकता है ये साइकोलॉजिकल हो, सभी बच्चों को, मतलब हर इंसान को ऐसा लगता हो कि अपनी आवाज़ शायद किसी को पसंद हो। ठीक है, आप कमेंट में बताना कि आपके साथ ऐसा होता है कि यार कि एक बार आपने कुछ रिकॉर्ड कर लिया, फिर दोबारा जब सुनने जाते हो फिर आप सोचते होंगे भाई मैं क्या रिकॉर्ड, कैसी आवाज़ है मेरी। और मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ छोड़ो, ये फालतू बात होगी। ये रमसा की बात करें तो रमसा क्या है, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो माध्यमिक शिक्षा बेसिकली है उसकी स्थिति को आपको बेहतर बनाना था। साथ ही यह भी आपको सुनिश्चित करना था कि जो माध्यमिक शिक्षा है सभी के लिए क्या है, ना केवल सुलभ हो बल्कि उनके लिए व्यवहार्थ भी हो सके। ठीक है, तब चाहे क्या उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति या जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी भी हो, कुछ भी हो। समझ गए? तो रमसा की जो नींव थी इस आधार पर रखी गई कि शिक्षा में जो बदलाव की जो है वो गहरी आपकी क्षमता है। ठीक है, और ये बदलाव आपका भौतिक कक्षाओं और जो पाठ्य पुस्तकों से कहीं अधिक आपका परे होता है। ठीक है, तो ये गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा था उस पर आपको अधिक बल देता है, और इसके लिए कि आप इसमें जो बेसिकली 5 घटक या 5 तत्व हम बोल सकते हैं उस पर आपका बल दिया गया। पहला बोला गया पहुँच के नहीं, पहुँच पर बात की गई कि आपका जो एक्सेस है, जो पहुँच बेसिकली वो होनी चाहिए। पहुँच कैसी? आप चाहे लैंगिक स्तर की बात करो, सामाजिक आर्थिक स्तर की बात करो, भौगोलिक स्तर की बात करो, तो ऐसी कोई भी बात है आपके सामने नहीं आनी चाहिए, आपको नहीं देनी है, जो आपको इसकी पहुंच से रोक रहा हो। तो इन सभी बाधाओं को आपको रोकना है, इनको कम करना है, आपकी पहुंच को आपको आसान बनाना है। और जब इसके लिए क्या है, निवास से उचित दूरी पर क्या आपको विद्यालयों के लिए भी आपकी स्थापना करना है। यानी कि अब ये तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन आपको क्या है, उचित दूरी पर ऐसे आपको मतलब समुचित दूरी पे जगह जगह अपने विद्यालयों की स्थापना करना है, ताकि सभी जो आपके बच्चे हैं उस वहाँ तक पहुँच उनकी आसान हो सके। पहला आपका हो गया पहुँच का। दूसरा आपको याद रखना समानता का। ये 5 तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रमसा लिखोगे तो रमसा पे आपके 5 तत्वों का, आपको 5 बातों का, 5 घटकों का उल्लेख करना है। समानता की बात करोगे कि भाई जो वंचित वर्ग आपके हो गए, विकलांग हो गए, दलित ST ST हो गए, आपके महिला आपकी हो गई, जो आपका लड़कियां बेसिकली हो गई, उनको क्या है, उनको केंद्रीय आपका जो हो गया एवं जो राज्य स्तरीय आपकी शिक्षा है उसे सेवा को प्रदान करना आपकी एक बात की गई। आप बोलोगे जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं उनमें जो लैंगिक असमानता है उसको दूर करने की बात बोली गई। यानी कि समानता पे आपका विशेष आपका फोकस इसमें किया गया। समझो? अगला बोला है कि सीखने की गुणवत्ता की बात की गई, यानी आपको ऐसी उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है जो उनमें मूल्य आपका हो गया, योग्यता हो गया और जो ज्ञान हो गया, इन तीनों चीज़ों पे आपको प्रदान कर सके समान रूप से। ठीक है, शिक्षण पद्धति आपकी होगी और पाठ्यक्रम आपका हो गया और बुनियादी ढांचा, इन तीनों को बेसिकली आपको बेहतर बनाना है। और जब इन्हें बेहतर बनाओगे तभी आपकी सीखने की गुणवत्ता में आपकी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो 3 आपका हो गया। चौथा ये बोल रहा है कि प्रासंगिकता की बात कर रहा है। प्रासंगिकता कैसी? कि भाई जो छात्रों की जरूरत है, जो आपकी वर्तमान सदी की आवश्यकता है, उसके अनुरूप आपको शिक्षण नीति आपकी होगी और उस पद्धति को बेसिकली आपको निर्मित करना है। अब इसमें यानी कि समय के अनुसार आपको बदलाव करना है। जिस हिसाब से आप इस समय आप रह रहे हो उस टाइम पे जो छात्रों की आवश्यकता है, जो वर्तमान सदी की आवश्यकता है, वर्तमान में आओगे तो आपकी जो तकनीकी शिक्षा है, जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो आपकी आधुनिक शिक्षा है, आपकी AI हो गया, जो आपका जो बुद्धिमत्ता आपका हो गया, जो आपका क्लाउडिंग वगैरह हो गया, जो आपका कंप्यूटर वगैरह हो गया, ठीक है, आपका जो साइबर एजुकेशन आपका हो गया, जो भी आपके जो चीज़ें हैं, तो इनकी महत्ता बढ़ी है, इनकी इंपॉर्टेंस बनी है। तो प्रासंगिकता इसी के लिए बोला गया है कि आपकी जो छात्रों की जरूरत बन आपकी जो आती है, जो वर्तमान सदी की आवश्यकता होती, उसके अनुसार आपको शिक्षण नीति, शिक्षण पाठ्यक्रम आपका हो गया, सिलेबस आपका हो गया, और पद्धति होगी उसको आपको ऐसा निर्माण करना है। ठीक है, वही प्रौद्योगिकी आपका हो गया, कौशल विकास आपका हो गया, कैरियर उन्मुखी आपका हो गया, ये सब प्रशिक्षण इसमें शामिल है। ठीक है,
तो रमसा में आपको 4 घटक हो गया, और अच्छा चार हो गए, 5 क्या है कि 5 गुण आपका आपका है आपका समावेशिता का है। हट जा भाई हट जा, ठीक है, शायद हैंग हो गया, 1 मिनट। ठीक है, हैंग हो गया, अब ठीक है। अगला जो घटक है वो बोल रहा है समावेशिता का। ठीक है, आपका समावेशिता कैसा कि भाई जो आपका एक दोस्ताना व्यवहार आपका हो गया, छात्र की रुचि के अनुरूप आपको एवं स्वीकार्यता का गुण जो बेसिकली रखने वाली शिक्षा व्यवस्था हो। आपको ऐसी शिक्षा व्यवस्था डेवलप करनी है जिसमें आपका एक फ्रेंडली आपका व्यवहार बिहेवियर बने, आपकी जो छात्र की रुचि है उसके अनुरूप आपकी हो, सर्व स्वीकार्यता हो, उसका गुण उसके अंदर समाये हो। तो ऐसी व्यवस्था आपको लागू करनी है। छात्रों की जो पृष्ठभूमि है उसके अनुरूप आपको चीज़ें रखनी है। आपको शिक्षा में क्या है, सहिष्णुता की समझ हो, और साथ ही समझ को बेसिकली प्रोत्साहन देने और जो समाज के स्वरूप को समझने वाली एक समझ विकसित कर सके, ऐसी आपकी शिक्षा व्यवस्था आपकी होनी चाहिए, समावेशिता जिसमें बनी हो। समझ गए? तो जब रमसा आप पढ़ोगे तो रमसों में जब आप लिखोगे तो रमसा के बारे में आपको इन 5 घटकों का उल्लेख करना है। 5 घटक नहीं लिखोगे तो आपका आंसर पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो रमसा आपने देख लिया भाई कि 2009 से लेके अभी तक 3 चरणों में आपका क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, इसका पहला चरण आप देखोगे तो 2009 से लेके 14 तक आपका चला था। इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपका माध्यमिक शिक्षा था तो उसमें आपका जो सकल नामांकन दर था आपका 75% करने की बात बोली गई। ठीक है, 14 से 18 वर्ष के जो आयु के सभी बच्चे थे उनको माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना लक्ष्य कहा गया। और इसका जो दूसरा चरण था 2014 से 18 तक, ठीक है, उसका लक्ष्य क्या था कि जो पहले संस्करण या पहले जो स्तर था, पहला चरण था, उसकी जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को बेसिकली आपको समेत करना हो गया, समेकित करना हो गया, और साथ ही आपकी जो शेष कमियां हैं उनको दूर करना था। इसमें क्या था, जो आपका स्कूल नेतृत्व आपका हो गया, जो आपका प्रबंधन हो गया, उसको मजबूत बनाने के लिए क्या आपका प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण पर बेसिकली आपका विशेष जोर दिया गया। साथ ही इसमें आपका आईसीटी आपका हो गया, इंफॉर्मेशन आपका हो गया, कम्युनिकेशन आपका हो गया, और जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इन मॉडल पर बेसिकली आपका विशेष बल आपका दिया गया। समझिए, अब इसका तीसरा संस्करण है। ठीक है, 1 मिनट छोड़ो। इसका जो आपका तीसरा संस्करण है, तीसरा चरण आप समझोगे तो जो आपका चल रहा है 2020 के बाद से और वर्तमान तक आपका कार्यरत है भाई। अब आप देखोगे तो हालांकि आप बोलोगे कि सरकार ने क्या किया, 2018 में आपका जो सर्व शिक्षा अभियान आपका हो गया, जो आपका रमसा हो गया, और जो अध्यापक शिक्षा हो गया, इनको आपस में एकीकृत करके आपका समग्र शिक्षा अभियान जो बेसिकली योजना थी उसके रूप में लागू किया गया है। ठीक है, या कह सकते हैं कि आपका जो समग्र शिक्षा योजना है कोई आपकी ये नवीन योजना नहीं है, जो आपकी जो रमसा का है, रमसा का बेसिकली आपको जो तीसरा चरण है वही आपका समग्र शिक्षा योजना के रूप में आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखोगे कि आपका जो स्कूल प्रशासन आपका हो गया, ठीक है, ठीक है, स्कूल प्रशासन आपका हो गया, और जो आपका सामुदायिक भागीदारी आपकी होगी। ठीक है, जो आपका तीसरा चरण की हम बात करें, जो समग्र आपका इसकी बात कर रहे हैं, ये सामुदायिक भागीदारी इनके मॉडल पर आपका आधारित है। ठीक है, और आपका जो SCL यानी कि आपका स्टूडेंट आपका हो गया, आपका जो एनरोलमेंट आपका जो सॉरी आपका जो इमोशनल लर्निंग बेसिकली आपका स्टूडेंट इमोशनल लर्निंग आपका जो हो गया, भावनात्मक जो शिक्षा हो गया, उस रणनीति पर आपका आधारित है। ये आपका थर्ड स्टेज या थर्ड चरण। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझते हैं क्रमशः को। ठीक है, क्लास 52 मिनट की हो गई है तो सफिशियंट है, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स आपके बच्चे हैं उन्हें हम देखेंगे कल। ठीक है, 2-3 पॉइंट आपके और बचे हैं। संसाधन के विकास में सामाजिक परिवर्तन शिक्षा की भूमिका क्या है, ये शिक्षा की पद्धतियाँ आपकी जो है मुद्दे, ये सब ये है। आपकी जो तकनीकी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा को हम देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और जो विभिन्न संस्थाओं की भूमिका क्या है ये देखेंगे, और ये आर्थिक सामाजिक रूप से आपकी जो महिलाएं वगैरह हो गए, अल्पसंख्यक, इनके लिए शिक्षा के बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो 50-55 मिनट कर लगेंगे और शिक्षा वाला टॉपिक आपका कल निपट जाएगा। तो ऐसे आपका परसों हम देखेंगे, या फिर 1 घंटे से ऊपर क्लास लेके स्वास्थ्य को एक साथ कर लेंगे, नहीं तो फिर 2 क्लास देख लेंगे, और फिर इसी के साथ आपका उत्तराखंड जो है वो आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लगी आपको क्लास, आपको कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, फीडबैक ज़रूर देने हैं, जो डाउट होते हैं ज़रूर पूछना है। ठीक है, मेरा प्रयास है कि आप एक अच्छी समझ विकसित कर सको, आपको पीसेस जैसे आपका जो टफ एग्जाम है मेंस का वो भी बड़ा आसान लगे। ठीक है, और बिना किसी कोचिंग सहायता के, बिना किसी महंगी कोचिंग के खर्चे के आप बड़ी आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है, आपकी एक ऐसी थिंकिंग विकसित करनी है कि आप खुद से आपकी जो है तैयारी कर पाओ। ठीक है,
अपर की और लोअर की। अब बस आप कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, आपको तरीका समझना है कि किस तरीके से हमें सिलेबस बेस्ड अप्रोच आपकी अपनानी है। और सबसे स्मार्ट, सबसे जो आपकी इफेक्टिव आपकी जो स्ट्रेटजी आपकी यही होती है कि आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको सिलेबस पहले उठाना है और सिलेबस के आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो वही मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। थक जाता हूँ 3 3 क्लास रिकॉर्ड करके बस। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह, उत्तराखंड की लास्ट क्लास हम देखेंगे कल। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपके आज रह गए थे और बीच बीच में अभी 1 महीना है तो जो कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे तो बीच में हम करंट के उसमें भी वहाँ देखते रहेंगे। ठीक है, और फिर कल आपकी 2 तारीख में भी 2 ही है ना। ठीक है, बाकी फिर आपका जीएस वाला पोर्शन है। ठीक है, तो जीएस का पोर्शन अगर हम देख रहे हैं तो आज हमने क्या देखा, आपका आईआर देखा, वो भी आधा पार्ट आपका हो पाया, पूरा आपका हुआ नहीं, वो कल आपका निपट जाएगा। फिर परसों एक अलग आपदा वाला सेगमेंट हम कर लेंगे, इसे छोड़ना क्या है। ठीक है, तो परसों हम 3 तारीख को आपका आपदा वाला निपट जाएगा। ठीक है, तो 3 तारीख को 3 को बेसिकली आपका जो क्या करेंगे, ये GS3 वाला आपका सेगमेंट देखिए आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, 3 से फिर आप 6 दिन, ये मानो 6 दिन में आपका GS1 का आपका निपट जाएगा, 6 3 9 यानी कि 10, और 5 6 दिन यानी कि 15 16 तारीख तक आपका GS2 आपका निपट जाएगा। फिर लास्ट के 15 दिन बचेंगे, उसमें हम ये कर लेंगे, चाहे आपका जैसे मैराथन क्लास आपकी हो गई है, आंसर कैसे लिखने हैं, पेपर कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, रिवीजन और बाकी चीज़ें हम उन पर काम करेंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही। थक गए हो आप पढ़ पढ़ के, मैं भी शायद थक गया हूँ थोड़ा सा। मिलते हैं कल सुबह उत्तराखंड की क्लास के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अच्छे से तैयारी करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। मैं चैनल को सबसे ज़्यादा क्या मैक्सिमम को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक बच्चों तक आपको शेयर करना है जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है कैसे नहीं, उन सबको। ठीक है, अपर की हो, लोअर की हो, RO की हो, ARO की, FRO की, कुछ भी हो। ठीक है, बस इतना ही बोलना है। बाकी इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आपको करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल सुबह, तब तक के लिए टाटा बाय।